ये जो व्यक्ति इस समय यात्रा पर है ना, ये आसिम मुनीर की जगह लेगा। अर्थात आसिम मुनीर जब रिटायर होंगे तो पाकिस्तान की सेना में सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स में से ये हैं। यानी कि आज जो आसिम मुनीर का ओहदा है वो इनका होगा आने वाले टाइम में। ये बांग्लादेश की यात्रा पर हैं और इनके साथ में चीफ एडवाइजर का मिलना इस बात को दर्शाता है कि डाउन द लाइन जो तैयारियां चल रही हैं उनकी आपस में बातचीत हो रही है। ऐसे में जो विवाद उठा वो इनके द्वारा एक पुस्तक के भेंट करने पर उठा जिसका नाम आर्ट ऑफ ट्रुम्फ है। अब इस पुस्तक के अंदर ऐसा क्या है जिसके चलते सारा विवाद उठा? इस पुस्तक में ऐसा क्या है कि ये भारत में अखबारों की हेडलाइन बन गया? ऐसा क्या इनके द्वारा इन्हें ऑफर किया गया जिससे भारत को नाराजगी हुई? आज के सेशन में हम उसी बात का जिक्र कर रहे हैं। अगर आप इस पुस्तक को ध्यान से देखें तो इसके कवर पर एक इमेज बनी हुई है। यह इमेज अगर मैं आपको अलग से दिखाऊं तो यह कुछ इस तरह से दिखाई पड़ती है। प्रथम दृश्यता ये कोई आर्ट जैसी लगती है, कोई पेंट जैसा लगता है कि कोई पेंटिंग की गई है। कुछ वैसी फीलिंग आपको यहां पर आती हुई दिखती है जिसमें कुछ लोग आपको दिखाई देते हैं और पीछे कोई चित्रकारी दिखाई देती है। लेकिन जब इस चित्रकारी को गहराई से और गहनता से देखने का प्रयास करते हैं तो यह चित्र ग्रेटर बांग्लादेश की संकल्पना है। अब ये ग्रेटर बांग्लादेश क्या है? आपको याद होगा एक बार भारत की तरफ से मैप जारी हुआ था अखंड भारत का। ऐसे ही इजराइल ने ग्रेटर इजराइल का मैप जारी किया था। ऐसे ही बांग्लादेश का अपना सपना है ग्रेटर बांग्लादेश। अब उस ग्रेटर बांग्लादेश में क्या शामिल है? आप में से जितने भी लोगों ने अब तक बांग्लादेश का मैप देखा है वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो ये जो चित्र दिख रहा है ये बांग्लादेश का ओरिजिनल ना होकर के संकल्पना वाला पार्ट है। तो बोले ये पूरा कब होगा? जब ये क्षेत्र इसके पास और होंगे। ये कौन से क्षेत्र हैं? बांग्लादेश तो तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है। तो जी हां, बांग्लादेश में भारत के हिस्सों को मिलाकर के ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की कल्पना ही ग्रेटर बांग्लादेश है। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं कि ये इस तरीके का जो दुस्साहस किए जा रहे हैं उसके पीछे असली वजह केवल शेख हसीना का भारत में शरण लेना है या वास्तविकता में ये प्रो पाकिस्तानी थे। इनके अंदर की जो अंदर की कुंठा थी वो केवल इनके नाम पर बाहर आ रही है। असल में पूरा प्रोपेगेंडा ये पाकिस्तान का ही चला रहे हैं। तो ग्रेटर बांग्लादेश की कहानी की शुरुआत कैसे होती है अब उस पर चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जब शेख हसीना को हटाया गया, वहां के छात्रों के विद्रोह के रूप में जो तख्ता पलट हुआ वहां पर एक तरीके का, और वहां पर इन्हें चीफ एडवाइजर बनाकर सरकार का बिठाया गया, उसके बाद इन्होंने आते ही पाकिस्तान के साथ मित्रता शुरू कर दी। आप सोचिए 1971 में कभी पूर्वी पाकिस्तान बसे बांग्लादेश बना था, तब से इन दोनों के बीच कभी बातचीत ही नहीं हुई थी, या फिर यह कहिए कि दोनों के बीच में कोई व्यवहारिक रिश्ते, डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं बने थे। लेकिन बांग्लादेश ने जैसे ही मोहम्मद यूनुस को देखा वो शहबाज शरीफ के साथ मिलकर के डायरेक्ट ट्रेड को लेकर सहमत हो गए। ये इन दोनों के बीच में 1971 के बाद पहली बार हुआ था। अर्थात ये हेडलाइन बनी थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डायरेक्ट ट्रेड शुरू कर दिया है फरवरी 2025 में। एक बार के लिए लगा कि हां भाई, चीफ एडवाइजर अपने आप को इकोनॉमी से रिलेटेड आदमी बताते हैं तो पाकिस्तान के साथ करके व्यापार ही तो कर रहे हैं, कौन सा कुछ नया है। ये हेडलाइन बनकर के बाहर आई कि हां साहब ये डायरेक्ट ट्रेड करने आगे बढ़ रहे हैं। समय बीता, थोड़ा और समय आगे चला तो इन भाई साहब ने डायरेक्ट ट्रेड के साथ में ट्रेड, डिप्लोमेसी, कल्चरल टाइज, इनको बढ़ाने के लिए 6 और इनके साथ टाई अप कर लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के साथ जो चीन का बॉन्ड है उससे प्रभावित होते हुए इन्होंने चाइना की यात्रा की और शी जिनपिंग से जाकर कहा कि आप नॉर्थ ईस्ट भारत में जो जाना चाहते हैं तो आपको बांग्लादेश से होकर हम रास्ता देंगे। यानी कि बांग्लादेश ही नॉर्थ ईस्ट भारत का द्वार है, ऐसा कहकर के ये अपने आप को चीन के सामने प्रेजेंट कर आए। अर्थात हमने ये बात आपके लिए सेशन में रखी थी आज से 6 महीने पहले, जिसमें हमने आपको बताया था कि पूर्वोत्तर भारत पहुंचने के लिए चाइना से इन्होंने कहा कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट भारत पहुंचना चाहते हैं हमारा मैप यूज करिए और उसमें से होकर के आप वहां पहुंच जाइए। इस बात पर हमने आपके सामने चर्चाएं भी रखी थी। वो चर्चाएं एक बार के लिए भारत की प्रतिक्रिया के बाद दब गई, लेकिन ये चर्चाएं फिर से रीसरफेस हो गई जब यहां पर समीर नाम के ये जो इनके सेना के जनरल हैं वो यहां पर पहुंचे हैं शहीर नाम से। ये जो शहीर शहशाद मिर्जा नाम से सेना के जनरल हैं वो अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश आए हुए हैं। लेकिन बांग्लादेश आने से पहले ये मालदीव्स की यात्रा पर गए थे। अब इंटरेस्टिंग बात समझिए, आपने कुछ समय पहले मालदीव्स को भारत विरोधी बयानों के लिए देखा था।
यहां के अंदर बैठे हुए राष्ट्रपति जो मोहम्मद मुइज्जू हैं, वो भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी कर रहे थे, हालांकि फिलहाल शांत हैं। ये जाकर के पहले उनसे मुलाकात करते हैं। तस्वीरें आती हैं कि पाकिस्तान और मालदीव्स ने एक दूसरे के साथ सैन्य कॉपरेशन बढ़ाने के लिए बातचीत की है। आज से 2 दिन पहले की ये बातचीत है। इनसे मुलाकात करने के बाद ये सेना के अध्यक्ष जो हैं, ये बांग्लादेश की यात्रा पर निकलते हैं। 27 तारीख को ये खबर आती है और आकर के ये मोहम्मद यूनुस से मुलाकात करते हैं। अपने साथ में और भी सेना के अधिकारियों को ये साथ लाते हैं। एक तस्वीर आती है जिससे पता चलता है कि यहां पर कुछ तो करने आए हैं। मोहम्मद यूनुस के साथ जो बात होती है, चीफ एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट के नाम पर यूनुस साहब जो बातें लिखते हैं, उनमें कई तरह की बातें हैं, लेकिन उसमें एक भारत विरोधी बात भी थी। और वो क्या थी? ये अपनी तरफ से बोलते हैं कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, कॉपरेशन करेंगे, कई सेक्टर्स के अंदर सब कुछ सही है, लेकिन यहां पर एक लाइन मेंशन होती है कि हम लोग दोनों तरफ से मिलकर के टेंशंस को खत्म करेंगे, मिडिल ईस्ट और यूरोप के साथ जो चल रही हैं, साथ ही साथ में ग्रोइंग चैलेंज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड द मिस यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय नॉन स्टेट एक्टर टू अंडरमाइन पीस एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस वेरियस रीजन्स। इसका क्या लॉजिक है? इनका यह मानना है कि भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश में बहुत सारी फेक खबरें फैलाई जाती हैं। इनका यह मानना है कि बांग्लादेश के खिलाफ और यूनुस के खिलाफ जितना भी प्रचार प्रसार है, यूनुस वैसे तो बहुत अच्छे हैं, भारत ने उनके खिलाफ माहौल बना रखा है। इसी बात को लेकर के ये बात लिखते हैं कि फेक न्यूज एंड डिसइंफॉर्मेशन हैव फ्लडेड सोशल मीडिया। टेक्निकली ये भारत के खिलाफ इस तरह की बातें रख रहे थे। अर्थात इनका मानना है कि जो फेक न्यूज है, जैसे ये पहले भी बोल चुके हैं इसी अक्टूबर के महीने में कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ कोई हिंसा नहीं थी, ये तो फेक न्यूज के चलते माइनॉरिटीज की हिंसा को जबरदस्ती सरफेस कर दिया जाता है। यानी बांग्लादेश ने अब माइनॉरिटीज पर हो रही हिंसा को केवल फेक न्यूज करार देकर साइडलाइन करना शुरू कर दिया है। ठीक है साहब, ऐसे में पाकिस्तान से ये मदद चाहते हैं कि तुम भी बेटा हमारे साथ मिलकर के नैरेटिव वॉर खेलो। ये तो बात हुई एक। दूसरी बात क्या हुई? हाल ही के समय पर बांग्लादेश का जो व्यापार भारत के कोलकाता पोर्ट से हुआ करता था, उस पर हमने कुछ रोक लगाई थी। हमने ये कहा था बेटा तुम यहां से माल नहीं बेचोगे। पाकिस्तान ने इसे एज एन अपॉर्चुनिटी दिया और अपॉर्चुनिटी के रूप में उनसे कहा कि बांग्लादेश चाहे तो कराची के रास्ते अपना माल एक्सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे कराची तो पड़ोस में हो, मूर्खों की बात देखो, डील क्या हुई है? डील ये हुई है कि जो बांग्लादेश का चिटागोंग पोर्ट था, वो चिटागोंग पोर्ट हो या फिर ये पोर्ट जो हमारे बंगाल के बगल में, जो मतलब कोलकाता जो बंगाल का पोर्ट है, उससे पहले ट्रेड किया करता था। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कार्गो फैसिलिटीज हम यहां से उपलब्ध कराते थे। इनको क्या ऑफर किया गया है? इनको ऑफर किया गया है कि आप लोग अपना माल यहां से नहीं भेज पा रहे हो, कोई बात नहीं, आप कराची पोर्ट से भेज देना। मतलब आप सोचकर देखिए कि इनको ऑफर दिया गया कि पहले आप यूं चलते हुए आओ, घूम घाम के कराची पोर्ट पर आओ, फिर यहां से अपना माल आगे भेज दो। जब यहां तक ही कोई सामान ले आएगा तो वो आगे नहीं भेज देगा, लेकिन कराची पोर्ट पर इनको ऑफर दे दिया गया है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्या ऑफर हो सकता है? तो देखिए क्या है, अगर बांग्लादेश से माल मिडिल ईस्ट जाना है या बांग्लादेश से माल यूरोप तक जाना है, तो टेक्निकली इतना दूर का ट्रेवल करने से बेहतर होगा कि आप कराची में ही अपने माल को रख लें, पोर्ट ऑन कॉल फैसिलिटी का लाभ ले लें, माल को स्टॉक में रखें, अब हमारे माल के साथ आप उसे आगे भेज दें। जैसे नहीं होता कि बहुत सारा माल एक जगह इकट्ठा हुआ, वहां से किसी और के माल के साथ में आपका माल आगे भेज दिया, तो बोले आप हमारे साथ मिलकर के व्यापार कर लें। ये ऑफर इनको दिया गया कल कि आप एक काम करिए, हम आपके लिए कराची पोर्ट खोल रहे हैं क्योंकि इंडिया ने आपके साथ कोलकाता पोर्ट बंद कर दिया है। इन भाई साहब ने इनको अपनी तरफ से एक पुस्तक भेंट करी। इस पुस्तक में इन्होंने, विवादित पुस्तक इसको कहा जा रहा है, आर्ट ऑफ ट्रायम्फ के नाम से, इस पुस्तक में इन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश से मिलाने का ख्वाब व्यक्त किया। इस पुस्तक के कवर पेज पर कुछ इस तरह की तस्वीर बनी थी। असल में बांग्लादेश का मैप तो ये है जो आप देख रहे हैं, ये मैप है। इस मैप के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो किसी भी प्रकार की कोई आकृति बनती हुई नहीं दिखती। साफ दिखता है यहाँ के कौन से स्टेट्स हैं वो प्रेजेंट होता है। भारत में अगर बांग्लादेश को देखें तो वो विजिबल होता है। इन्होंने जो अपनी तरफ से सपना सजाया है, उस सपने में ये आसपास के जो एरियाज है ना, इन एरियाज को ये अपने साथ लेने का प्रयास सोचते हैं। अर्थात बांग्लादेश के आसपास के जो क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों को अगर इसके साथ मिला दिया जाए तो ये जो आकृति बनती दिख रही है, ये इनका असल मायने में ग्रेट बांग्लादेश है। ग्रेट बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के सीमावर्ती जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उन्हें ये अपने साथ मिलाना चाहते हैं कुछ इस तरह से। मतलब यहां पर आप देखें तो उड़ीसा, यहां से उठा करके कुछ हिस्सा झारखंड का, बिहार का, बंगाल का, उधर आसाम, और इस तरह से इन क्षेत्रों को मिला करके
ग्रेट बंगाल की कल्पना ये लोग रखते हैं और जब से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ये लोग इसी ख्वाब को सजाए चल रहे हैं कि ग्रेट बंगाल होना चाहिए। ये जो ग्रेट बांग्लादेश है असल मायने में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो ग्रेट बंगाल था उसकी ही एक तरह की संकल्पना है। जब बंगाल 1905 से पहले हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही बोले हमको बनाने की आवश्यकता है, ये पूरा क्षेत्र हमारा हो, ऐसी इनकी संकल्पना है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेशियों ने ख्वाब असल मायने में क्या पाल रखा है। अब आप पूछेंगे इस ख्वाब की पूर्ति में इनके लिए बाधा क्या है? इनके लिए बाधा तो कुछ भी नहीं है। इनको तो पता ही चलता है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा पश्चिम बंगाल से होकर के हिस्सा जा रहा है जिसे हम चिकन नेक कहते हैं वो बांग्लादेश के उत्तर में है। और दूसरी तरफ से अगर देखो तो यहां से नेपाल को उठा लो, यहां से भूटान को उठा लो और थोड़ा ऊपर से बैठ करके चाइना को देख लो। तो कुल मिलाकर के इन्हें पता है कि अगर भारत से नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करना है तो बस इस जगह को हमें अपनी तरफ से बार बार रोकना होगा। अब आप सोच कर देखिए कि कितने सारे एक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं एज एन फैक्टर कि बांग्लादेश अपनी तैयारियां यहां से करे, ऊपर से बैठा चाइना यहां से तैयारी करे और इसकी सहायता के लिए पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान की असल मंशा क्या है? पाकिस्तान की मंशा है बदला लेना। कौन सा बदला? कि भाई तुम लोगों ने हमसे पूर्वी पाकिस्तान को अलग करा के बांग्लादेश बना दिया। तो इनकी मंशा यह है कि बस अगर हमने ये टुकड़ा तोड़ दिया तो तुमसे पूरी तरह से पूर्वोत्तर अलग हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट अलग होते ही भारत के दो टुकड़े कर दिए ये बात पाकिस्तान कहने लगेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और चाइना को आपस में बातचीत करने के लिए मिला रहा है। पाकिस्तान ही बांग्लादेश से ये लाइन बुलवा रहा है कि पूर्वोत्तर जाने के लिए हम आपको रास्ता देंगे। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइना वालों को दिखाने वाला या पाकिस्तान की मदद से तुड़वाने का सपना देखने वाला बांग्लादेश है और वो इसे करने के लिए ग्रेटर बांग्लादेश का मदद देखता है। अच्छा, ये बात केवल मेरे बयानों के माध्यम से समझ रहे हैं या वास्तविकता में ऐसा ये लोग सोचते भी हैं? तो देखिए बांग्लादेश के अंदर पहले यूनुस के जो करीबी थे उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट पर कब्जे कर लेने चाहिए। अर्थात इन लोगों के यहां पर जो पार्टी के प्रवक्ता कहिए या इनके सहयोगी कहिए उन लोगों की ऐसी मंशा है। यही कारण है कि जब इन्होंने ये मैप दिखाया तो भारत की तरफ से तीव्र प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से आने लगी। चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरफ से लोग इस बात पर सवाल करने लगे कि भाई साहब ये शायद लोग एक दूसरे के साथ अपनी हार को साझा ही कर रहे होंगे, दोनों जोकर मिलकर के कुछ ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए दो देशों के बीच में जो चर्चाएं हैं हमें उसके लिए सजग रहने की आवश्यकता है। अब ये तो चलो एक फोटो के ऊपर बयान हुआ, लेकिन बांग्लादेश की भारत विरोधी हरकतें चल क्या रही हैं अब आप उसकी तरफ चलिए। एक और हरकत मैं आपको बताता हूं। देखिए इस पुस्तक में क्या है पहले तो मैं वो बताता हूं। देखो शेख हसीना बांग्लादेश से जब निकली थी तो निकलने से पहले कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था, छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं ताकि लोग कभी यह ना भूलें कि शेख हसीना को क्यों हटाया गया। इस पुस्तक को बनाया इस तरह से गया है जिसमें जितने भी प्रकार की दीवारों पर हुए प्रोटेस्ट की तस्वीरें थी उन सबको उकेरा गया है और ये तस्वीरें अब बांग्लादेश हर किसी को दे रहा है। अर्थात बांग्लादेश अपने आप को उस तरह से दिखा रहा है कि फिर कभी शेख हसीना नहीं आएंगी। ये हर जगह जिससे भी मिल रहे हैं उसको ये पुस्तक दे रहे हैं, चाहे ये एम्बेसडर हो जर्मनी के, फिर चाहे ये ब्राजील के लूला हो, फिर चाहे ये चीफ एडवाइजर जो हैं वो अपनी तरफ से जिबूती के प्राइम मिनिस्टर हो, है ना, ऐसे ही ये रोम के रॉबर्ट, जो ये तमाम लोगों को जहां तहां देख रहे हैं ये पुस्तक देते हुए दिख रहे हैं। इंक्लूडिंग कनाडा के जो पहले प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको भी ये पुस्तक दे चुके हैं। अर्थात जहां जा रहे हैं चाहे वर्ल्ड बैंक के अंदर बग्गाजी हो सबको ये पुस्तक पकड़ा रहे हैं ताकि बांग्लादेश की मंशा सबको दिखे और बांग्लादेश ने कैसे नया बांग्लादेश बनाया वो सबको पता चले। इस तस्वीर को आप यहां से देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी सौंपा था, लेकिन तब यह बयान नहीं चर्चा में आया था कि यहां पर मैप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इस मैप के कारण चर्चा आई और मैप से ज्यादा इंटेंशन के कारण चर्चा आई। इंटेंशन की क्या कहानी है? असल मायने में बांग्लादेश के अंदर तुर्की का एक एनजीओ सक्रिय हुआ और उस एनजीओ ने बांग्लादेश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, विशेष रूप से जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके हॉल में इस ग्रेट बंगाल के पोस्टर को प्रमोट करना शुरू किया। इस बात पर भारत सरकार से भी सवाल पूछा अपोजिशन ने कि क्या आप लोगों को यह बात पता है? ये जुलाई की बात हो चुकी है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में चल रहा है। तो भारत की तरफ से यह कहा गया कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से जो फैक्ट चेकर वेबसाइट है बांग्ला फैक्ट, उसने कहा है कि ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है।
खैर, भारत सरकार इस बात से विदित तो है कि बांग्लादेश किस तरह से भारत विरोधी इस समय तरीके अपना रहा है और पाकिस्तान से मिलकर क्या क्या सोच रहा है। अभी मैं एक हालिया नमूना आपको और दिखाता हूं। देखो, इस आदमी को पहचानो, इसका नाम है जाकिर नाइक। अब ये जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक असल में खुद को इस्लाम धर्म का प्रचारक बताता है और ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता है। अपने द्वारा भड़काऊ और विवादित बयान देने की वजह से भारत, बांग्लादेश, कनाडा सब जगह पर यह बैन कर दिया गया था। इसके द्वारा एक पीस टीवी नाम से चैनल, पीटीवी नाम से चलाया जाता है। हुआ कुछ यूं कि भारत सरकार ने इस पर यूएपीए एक्ट के तहत इसके आईआरएफ को बैन कर दिया था। अब हमने इसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए क्यों लगाया था? इसकी कहानी शुरू होती है 2016 से। असल में ये रहता मुंबई में था और यहां से बैठकर भाषणबाजी करता था। हुआ ये कि ये जब भारत में था तो इसके जो बयान थे इस्लाम को प्रवर्तन के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इस्लाम में लाने के लिए, उनको रेडिकलाइज करने के लिए जो बयान दिए जाते थे, उससे प्रभावित होकर के कुछ आतंकियों ने बांग्लादेश के अंदर धमाका कर दिया। ढाका में एक धमाका होता है और उस धमाके में लगभग 29 लोगों की जान चली जाती है। उन आतंकियों में से एक आतंकी पकड़ा जाता है और जब वो पकड़ा जाता है तो वो ये कबूल करता है कि मैं जाकिर नाइक के बयानों से प्रभावित होकर के ये हमला किया। बांग्लादेश सरकार ने हमें ये जानकारी दी, 2016 की बात है ये। जब जानकारी दी तो भारत ने तत्काल प्रभाव से जाकिर नाइक पर शिकंजा कसा कि भाई तुम्हारी वजह से वहां दिक्कत हो रही है, तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो भारत ने इसके ऊपर आतंकियों की तरह ही यूएपीए एक्ट के तहत धाराएं लगाई। इस बात को देखते ही ये भारत से तुरंत भाग करके सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब से भागकर इसने मलेशिया में शरण ले ली। 2017 में मुंबई की जो एनआईए कोर्ट है उसने भी इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 2019 में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ईडी ने भी इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया और जो इसका इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम का एनजीओ है उसके ऊपर भी कई प्रकार की गड़बड़ियों का वो लगा कि हाँ भाई इसने कई तरह की गड़बड़ियां की हैं। इसके चलते इसे भारत में बैन कर दिया गया और इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से वांटेड डिक्लेयर करा दिया गया। दुनिया भर में अब इसके बारे में यही है कि भाई इसको इस देश में नहीं आना चाहिए, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कनाडा, भारत, सब जगह इसको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। लेकिन यह भारत से निकलकर सऊदी अरब के रास्ते मलेशिया पहुंचा और वहां से इसने अपना यह प्रीचिंग जारी रखी। आज इसे एज ए प्रीचर और रेडिकल इस्लामिस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है दुनिया भर के देशों में बयान देने के लिए। इसका एक नमूना लाहौर में आप देख सकते हैं जो इसी साल हुआ अक्टूबर में, और लाहौर में आप इसको प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। इसका प्रोग्राम था कि तुम रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करो, इस्लामिज्म के लिए लोगों को प्रमोट करो। ओके साहब, ऐसे में अब सोचो कि पहले यह पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान सरकार इसे कहती है कि अब तुम्हें बांग्लादेश जाना चाहिए। अब समझिए, देखिए, हमला बांग्लादेश में हुआ था 2016 में। बांग्लादेश के कहने पर भारत ने इसको बैन किया था, लेकिन आज वो खुद बांग्लादेश इसे अपने यहां बुला रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जाकिर नाइक का शो करा लिया। तो अब इसे पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अब ये बांग्लादेश आएगा और ये 9 साल बाद, 2016 के बाद 2025 में ये 1 महीने के लिए अपने शो करने बांग्लादेश में आ रहा है। जाकिर नाइक इसे बुला रहे हैं। आप सोचकर देखिए, इतने साल से बैन चल रहा व्यक्ति अब बांग्लादेश में फिर से आ रहा है और यहां पर आकर के इसे रेड कारपेट वेलकम मिलेगा और ये ढाका के अंदर 9 साल बाद लौट करके अब अपनी प्रीचिंग्स देगा। तो आप सोचकर देखिए, जिसके चलते हमने बैन किया था, अब वहां बैठ करके ये भारत विरोधी बयान देगा और इस तरह के जो बयान होंगे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की शह पर भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए होंगे, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए होंगे और उनमें से कई इसके बयान ऐसे होंगे जो भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की, उन जगहों पर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये महाशय और एक काम कर रहे हैं और वो क्या है, सोचकर देखिए कि पीस टीवी बांग्लादेश में बैन थी, अब वो काम फिर से ओपन होगा और वो चलने लगेगी। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक डेजिग्नेटेड आतंकी है हाफिज सईद, भारत के अंदर मोस्ट वांटेड है। उसका एक सहयोगी है और उसका सहयोगी का नाम है इब्तिसाम इलाही जहीर नाम से एक सहयोगी है। बांग्लादेश ने हाल ही में उसका भी वार्म वेलकम हुआ है। अब आप पूछेंगे जाकिर नाइक वो इसका हाफिज सईद का सहयोगी है, इससे क्या लेना देना? बोले भाई साहब, ये जो व्यक्ति है इसका भी काम जाकिर नाइक की तरह लोगों को भड़काऊ बयान देना है। ये जो आपको इब्तिसाम जहीर नाम का व्यक्ति दिख रहा है, ये आपको जाकिर नाइक के साथ भी दिखता है तो आपको मक्की के साथ भी दिखता है। अब ये मक्की कौन है? मक्की जो 26/11 का मुंबई हमला हुआ था उसका गुनहगार था। यानी कि ये आतंकियों के सरगना हैं जो लोगों को प्रीच करके लोगों को भड़काते हैं, उन्हें आतंकवादी बनने के लिए प्रमोट करते हैं
और रेडिकल इस्लाम के नाम पर दुनिया के देशों में अशांति फैलाने को प्रेरित करते हैं। इन दिनों चाहे सेना अध्यक्ष आ रहे हो, या फिर जाकिर नाइक आ रहे हो, या मक्की का करीबी ये जहीर आ रहा हो, ये सभी बांग्लादेश में आकर के वो सारे काम कर रहे हैं। एक तरफ बॉर्डर के एरियाज में भारत के खिलाफ जहर को पसारा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सेना के माध्यम से इनका जो ग्रेटर बंगाल का सपना, बांग्लादेश का जो सपना है, उसको देखने का प्रयास कराया जाएगा। तो अब विचार करके देखिए कि इस समय पाकिस्तान किस तरह से भारत के खिलाफ बांग्लादेश को यूज कर रहा है। ये जो व्यक्ति सीधा सा दिख रहा है, दुनिया के सामने चीफ एडवाइजर बनकर के समझदारी का जो रोल प्ले करने का प्रयास कर रहा है, इसके इरादे असल मायने में नेक नहीं है। ये भारत के लिए बहुत ही चिंता की बात है और भारत सरकार को इस पर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ये थी मेरी तरफ से। आप लोग इस विचार पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, हमारे एप्लीकेशंस अपनी पाठशाला और बातें बाजार की, वहां पर कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।